नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सारे ही प्रश्नों को बिल्कुल ही यहाँ पे बीपीएससी पैटर्न पे कंप्लीट कराने की कोशिश कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में 2 सेक्शन में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है इसका मैं आप लोगों को आइडियल आंसर लिखने की सिखाऊंगा। जैसे कि पहला सेक्शन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे इस बार बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार 38 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा और इसमें देख पा रहे हो सकता है कि एक प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर का दे दे, 12 नंबर का दे दे, कोई निश्चित नहीं है। जब यहाँ पे प्रश्न बन के आएगा तो पता भी लग जाएगा। लेकिन 38 नंबर का पूछा जा रहा है तो हो सकता है यहाँ पे ठीक है कि एक एक प्रश्न यहाँ पे 12-12 नंबर का हो, 12-12 नंबर का, और एक प्रश्न यहाँ पे हो जाए यहाँ पे 14 नंबर का। ऐसे में अब यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट जो ज्वलंत जो मुद्दे हैं खासकर बिहार को परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए वैसे प्रश्नों को आप पूरी तरीके से तैयारी कर लें। अब यहाँ पे पहला है जातिगत जनगणना का महत्व। अभी जाति से संबंधित पूरा हम लोग राष्ट्रीय या फिर बिहार के स्तर पे हम लोग देख लें तो काफ़ी ये मुद्दा ठीक है जोड़ शोर से यहाँ पे उठता रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जाति जनगणना का यहाँ पे महत्व। भारत में विभिन्न जाति हो गया, उनकी संख्या कितनी है ये आंकड़ा देखिए 2011 में देखा जाए तो बहुत अधिक यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो पाया था। लेकिन पुनः इसकी अब यहाँ पे मांग उठी कि 2021 में जो जनगणना होने वाली थी जो कोविड की वजह से यहाँ पे नहीं हुई, तो अब 2023-24 में इसका डेटा यहाँ पे जब आ जाएगा तो उसमें जातिगत जनगणना का भी डेटा शामिल हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है ये टॉपिक, थोड़ा इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो परिचय में हम लोग बात करें तो देखिए भारतीय समाज में जाति का अपने आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का इतिहास ही ऐसा है कि जातिगत जो चीज़ें हैं भारत के नागरिकों में ठीक है उनके डीएनए में पूरी तरीके से यहाँ पे बस चुका है। इसीलिए जाति बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या अभी अचानक जातिगत जैसी जो गतिविधियाँ है आपको देखने के लिए जो हमारे समाज में मिल रही है, क्या इसकी जो डिमांड है मांग इसकी अचानक हो गई है? तो इसका जवाब होगा नहीं। देखिए यहाँ पे जातिगत जैसी गतिविधियों को लेकर देखा जाए खासकर इसमें एससी हो गया, एसटी हो गया, या फिर यहाँ पे अलग अलग जो धर्म हो गया उनकी संख्या यहाँ पे कितनी है, या फिर यहाँ पे भाषा के आधार पर उनकी संख्या कितनी है, ऐसी जनगणना यहाँ पे पहले भी यहाँ पे कराई जा चुकी है। क्योंकि भारत में सबसे पहले जो जनगणना शुरू हुई थी नियमित जनगणना 1881 से यहाँ पे शुरू यहाँ पे की गई थी। लेकिन देखेंगे तो पहली बार यहाँ पे 1931 में इस तरह की जनगणना को भी यहाँ पे कराया गया था। अब 1931 का भारत के इतिहास में काफ़ी अच्छा खासा महत्व है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो उस समय पूरा इनकी ठीक है जो जनगणना यहाँ पे कराई गई थी। लेकिन उसके बाद से देखेंगे तो पुनः ये जनगणना पूरी तरीके से रुक गई, दोबारा आपको होते हुए नहीं दिखाई देगा। और ये जो जनगणना कराई गई थी जैसे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखा गया था, जैसे कि सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था यहाँ पे जातिगत मुद्दे को यहाँ पे ध्यान में रखा गया था। इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो 1951 के बाद से इस जातिगत जनगणना को यहाँ पे डिनाई कर दिया गया कि भाई इस तरह की जो डेटा है हो सकता है कि भारत के नवनिर्मित समझ रहे ना नया नया उसमें देश बन रहा था उसके एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकता है, या फिर समस्या ज्यों का त्यों यहाँ पे बनी रहेगी। तो पहले जो मूलभूत जो सुधार है भारत को एक जो नींव देने का काम है पहले वो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे जो 2011 से ये पुनः चर्चा में आ गया। जब 2011 में देखिए यहाँ पे जातिगत जनगणना यहाँ पे कराई गई, जातिगत जनगणना कराई गई, लेकिन जो इसका डेटा है ध्यान रखिएगा ये जो डेटा है इस डेटा को गवर्नमेंट के द्वारा तर्क दिया गया कि इसका मिसयूज होने का चांस है, मिसयूज यहाँ पे होने का चांस है। इसीलिए इस डेटा को डिक्लेयर नहीं किया गया, और किया भी गया तो कुछ ही अंशों में किया गया, कुछ ही अंशों में किया गया, अर्थात गवर्नमेंट अपने ज़रूरत के हिसाब से ही उस डेटा को यहाँ पे रिलीज करती रही। अब यहाँ पे जबकि 16वीं जो जनगणना यहाँ पे होने वाला है, 16वीं जो सेंसस यहाँ पे होने वाला है, मतलब देखेंगे तो एक तरीके से हो ही रहा है, जो कि 2021 में होने वाला था लेकिन ड्यू टू कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पे 2023-24 के बीच इस डेटा को पूरी तरीके से पूरा किया जाना है। अब 2023-24 में जो डेटा पूरा किया जाना है, अब इसी में एक बहुत बड़ा जो मांग उठ के आया खासकर 2022 में जातिगत जनगणना को लेके।
जातिगत जनगणना को लेके, और इस बार बहुत ही चर्चा का कारण बना हुआ है, जिसके वजह से पूरी संभावना है कि बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न बना लिया जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग कि आखिर जातिगत जनगणना का महत्व क्या है, इसका डेटा क्यों जरूरी है। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ हम लोग ठीक है फैक्टों के माध्यम से समझने का प्रयास भी करते हैं। देखिए यहाँ पे जातिगत जनगणना के महत्व में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ रिपोर्टों की बात करें, जैसे कि एक रिपोर्ट है यहाँ पे ऑक्सफैम, ध्यान रखिएगा ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट देखिए यहाँ पे क्या कहती है। ये जो रिपोर्ट है सिंपल अगर इसकी बातों को अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे कह रही है कि देखिए 2020 में लगभग भारत की 10% आबादी के पास, महज 10% आबादी के पास भारत के टोटल संपत्ति का 74% जो भाग है संपत्ति जो है इन्हीं 10% लोगों के पास है। उसके बाद से इसका जो हालिया जो डेटा आया है 2023 में, ये भी चर्चा का कारण बना हुआ है। इसमें स्थिति और भयंकर है। इसमें बताया गया है कि महज 1% भारत के लोगों के पास, भारत की टोटल जो संपत्ति है 40% के आसपास जो संपत्ति है महज 1% लोगों के पास है। अब ये ऑक्सफैम क्या है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ठीक है, दिल्ली में ही ठीक है कह सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर है। बहुत बड़ी संस्था नहीं कह सकते हैं, ये एनजीओ है और ये एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए, गरीबी के कारण को ख़त्म करने के लिए ऐसे ये ठीक है ये लोग इनके द्वारा ठीक है मतलब रिपोर्ट यहाँ पे प्रकाशित किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसका सीधा सा मतलब है, आप सोच पा रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय समाज में सार्थक नीतियाँ बनाने की बहुत ज़रूरत है। सार्थक नीतियाँ बनाने की बहुत ज़रूरत है। जब तक ये सार्थक नीतियाँ नहीं बन पाएगी, ये पता ही नहीं लग पाएगा पूरा का पूरा कि इसमें जो शीर्ष 10% में कौन है, 10% में कौन है, 1% में यहाँ पे कौन है, तभी तो पता लग पाएगा ना यहाँ पे कि 10% में कितने लोग यहाँ पे शामिल हैं, 1% में कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग तो मतलब इन द सेंस कि कितनी पॉपुलेशन इसमें शामिल है, कौन कौन लोग शामिल हैं, और बाकी के जो लोग यहाँ पे बच जा रहे हैं जिनके पास संपत्ति का सोच पा रहे हैं 99% लोगों के पास महज यहाँ 60% ही संपत्ति है। देखिए यहाँ पे 2023 के आंकड़ों के अनुसार। तो अब यहाँ पे 99% लोगों के पास अगर 60% की अगर संपत्ति है, तो इसमें जो निचले तबके के जो लोग हैं, हाशिए पे जो लोग हैं, उनके लिए सार्थक नीतियाँ बनाना बहुत ज़रूरी है। सार्थक नीतियाँ बनाना बहुत ज़रूरी है और उसी की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग कारण समझते हैं नीति निर्माण में लाभ के लिए। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा नीति निर्माण में लाभ के लिए। थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिए, नीति निर्माण में लाभ के लिए। क्योंकि देखिए जनगणना का जो उद्देश्य है केवल यहाँ पे आरक्षण के मुद्दे पे, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के मुद्दे तक यहाँ पे सीमित बिल्कुल यहाँ पे नहीं होना है। ये नहीं कि यहाँ पे जातिगत जनगणना हो जाएगी तो फिर आरक्षण के लिए को यहाँ पे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी कि हम इतना % दो, हमारी जनसंख्या अधिक हो गई है। बिल्कुल यहाँ पे वो मुद्दा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा मुद्दा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा होना चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जो भी यहाँ पे हाशिए पे लोग मौजूद है, हाशिए पे मौजूद लोग हैं, वांछित लोग जो मौजूद है, इनके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी नीतियाँ बनाए, तभी तो इनको यहाँ पे लाइवलीहुड, आजीविका का पूरी तरीके से साधन मिल पाएगा, आजीविका का साधन इनके लिए मिल पाएगा। उसके बाद कुछ और कारणों की हम लोग बात कर लें, जैसे कि नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा वंचितों को, ठीक है, मतलब वंचितों की यहाँ पे गणना। तो यहाँ पे बारी बारी से आप लोग देखते चलिए, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। इसमें है यहाँ पे वंचितों की गणना, वंचितों की गणना। इसका क्या मतलब है, तो इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि इसकी जो जानकारी है, इसकी जो जानकारी है कि वंचित लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जानकारी जो है ये वंचित लोग क्या करते हैं, कौन सा ये व्यवसाय करते हैं, और जातिगत संस्था जैसी चीज़ें,
जातिगत जो संस्था जैसे चीज़ें इन लोगों पे किस प्रकार हावी है, किस प्रकार हावी है, या फिर किस प्रकार इनको ये अधिकार देता है, ये यहाँ पे जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वंचितों की गणना काफ़ी मेन यहाँ पे रोल प्ले करेगा, और इसके लिए फिर से मैं बात करूँगा जातिगत जनगणना की। चौथा नंबर यहाँ पे हो जाएगा समाज के विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग को उजागर करना। समाज के विशेष अधिकार वर्ग को उजागर करना। अब यहाँ पे सिंपल सा देखिए, इसका मतलब है कि समाज के विशेष अधिकार वर्ग को उजागर करना, इसका मतलब देखिए यहाँ पे कि अब ऐसा नहीं है कि जाति जो केवल है यहाँ पे नुकसान का एक स्रोत है। ध्यान रखिएगा, केवल जो जाति जो है एक नुकसान का स्रोत नहीं है, बल्कि यही तो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन कौन से जो समाज में जो लोग हैं यहाँ पे उनको विशेष अधिकार यहाँ पे मिल रहा है, या फिर उनको यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे लाभ मिल रहा है। अब ये विशेष अधिकार का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, सदियों से अगर हम लोग बात करें भारत में जाति व्यवस्था की, तो ऊपर के जो वर्ण है उनको हमेशा ही यहाँ पे फ़ायदा मिला ही मिला है। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे क्या हुआ है, तो देखिए रिजर्वेशन लाया गया। रिजर्वेशन लाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि खासकर नीचे जो सबसे बड़ी समस्या होती है SC और ST में, OBC में तो क्रीमी लेयर का यहाँ पे सिद्धांत दे दिया गया है, तो वहाँ पे लीकेज कुछ कम होती है। लेकिन नीचे जो SC ST में देखेंगे तो जिनको ऑलरेडी फ़ायदा मिल रहा है, या फिर जिनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो वैसे लोगों को भी तो यहाँ पे समझ में आना यहाँ पे चाहिए कि हमें उस रिजर्वेशन को लाभ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि समाज के विशेष अधिकार वर्ग को यहाँ पे पूरी तरीके से उजागर करना। इसीलिए जाति ने कुछ समुदाय के लिए लाभ उत्पन्न किया है और उसको दर्ज करने की आवश्यकता है। यहाँ पे हो सकता है एक ही वर्ड में हो, एक ही जाति में हो सकता है कि कोई जाति आप लोग देखते होंगे बहुत सक्षम होती है जाति, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि जाति के अंदर जो जाति होता है, जाति के अंदर यहाँ पे जो सब जो जाति होता है, इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि जनरल कैटेगरी की हम लोग बात कर ले, जनरल कैटेगरी में बहुत सारी जातियाँ हैं, उसी में कुछ जो जातियाँ हैं सबसे आगे हैं। ठीक वैसे ही अगर हम लोग नीचे की SC और ST की बात कर ले, तो वहाँ पे भी कुछ सक्षम लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। वैसे लोगों तक यहाँ पे रिजर्वेशन हो गया, फिर गवर्नमेंट जो स्कीम है वो यहाँ पे दिया जाए, तभी तो बाकी लोगों को अधिक से अधिक यहाँ पे लाभ मिल पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे संवैधानिक शासन देश, बहुत इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक शासनादेश माने सीधे सीधे संविधान का यह अधिकार है यहाँ पे कि इसमें जो भी पिछड़े तबके यहाँ पे वंचित जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे आर्टिकल 340 यहाँ पे रखा गया है। आर्टिकल 340 का सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि और सामाजिक और शैक्षणिक, चाहे हम लोग बात कर ले यहाँ पे सामाजिक या शैक्षणिक, इन दोनों ही दृष्टिकोण से जो भी यहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोगों की यहाँ पे जांच करना, बैकवर्ड क्लास के लोगों की यहाँ पे जांच करना, और इसके लिए यहाँ पे कमेटी तक बैठाने का ध्यान रखिएगा, आयोग को यहाँ पे नियुक्ति का आदेश यहाँ पे दिया गया है। और जब पिछड़े वर्गों का यहाँ पे पूरी तरीके से जांच यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो भी सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पे कदम उठाया जाएगा, सरकार के द्वारा को जो भी यहाँ पे कदम उठाया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा कार्य यहाँ पे होगा। गवर्नमेंट अच्छा हो सकता है कि कुछ योजनाएं इनके लिए भी लेके आए। कुछ और भी कारण यहाँ पे है, जैसे कि नेक्स्ट हो जाएगा मिथकों को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मिथकों को तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे 5 नंबर हो गया। 6ठा नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे मिथक को तोड़ने के लिए। मिथक को तोड़ने के लिए यह एक आम धारणा यहाँ पे बना हुआ है मिथक को तोड़ने के लिए। जैसे कि होता है कि किसी समुदाय में या फिर किसी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आप लोग जरूर सुनते होंगे कि भाई इनकी संख्या सबसे अधिक है। खासकर
हिंदू मुस्लिम को लेके बहुत अधिक क्रिटिसाइज होता है कि मुस्लिमों की संख्या बहुत यहाँ पे अधिक तेज़ी से बढ़ रही, हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में हिंदुओं से उनकी संख्या अधिक हो जाए। तो वैसे जातिगत चीज़ों में यहाँ पे इस प्रकार की आपको गतिविधियाँ देखने के लिए मिल जाएगी कि इस जाति के लोग सबसे यहाँ पे अधिक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, कर्नाटक का एग्जाम्पल। कर्नाटक में चूँकि लिंगायत जो समुदाय का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, लिंगायत समुदाय, लिंगायत समुदायों की जो संख्या मानी जाती है कि कर्नाटक में सबसे अधिक है। लेकिन अब जब जातिगत जनगणना आ गई तो दूध का दूध और पानी हो गया, पता चला कि सिर्फ और सिर्फ इनकी संख्या अधिक नहीं है, सबसे अधिक तो नहीं ही है। तो कम से कम ये जो मिथक था देखिए पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कारण 7वां नंबर, समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों को कम करने के लिए, समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों को कम करने के लिए, त्रुटियों को कम करने के लिए, कम करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका सीधी सी मतलब है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे जाति है, जो भी यहाँ पे जाति है, पिछड़ी जाति की यहाँ पे पहचान करना है, कौन कौन लोग यहाँ पे पिछड़े हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे जाति के अंदर, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे जाति के अंदर यहाँ पे जाति, मैंने तभी चर्चा किया हुआ था, जाति के अंदर यहाँ पे जाति मौजूद होती ही होती है। और एक मूवी का मुझे याद आ रहा है, ठीक है, उसका आप कोट भी कर सकते हैं, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में एक बहुत शानदार बात कही गई थी कि देखिए जो ऊपर के जो लोग होते हैं, जो भी जाति में जो ऊपरी पायदान के जो लोग हैं, अगर सपोज करिए यहाँ पे, ठीक है, कोई भी यहाँ पे ठीक है, जब लोग हम लोग यहाँ पे ब्राह्मण धर्म से संबंधित कोई भी जाति को ले ले, अगर इनका पॉलिटिकल पार्टी में अप्रोच यहाँ पे सही है, पॉलिटिकल पार्टी में अप्रोच सही है, और यहाँ पे नीचे का जो वर्ड अगर एससी और एसटी का अगर कोई भी सदस्य यहाँ पे चुन के ऊपर जाता है, एमपी में, एमएलए में जाता है या फिर स्थानीय निकाय में जाता है, तो आमतौर पे आप देखते होंगे कि गठबंधन का सरकार बनाने के लिए इनका सहारा लिया जाता है। ऐसे में क्या होगा कि ये जो है अपने वर्ग से, अपने कम्युनिटी से उठ के आके बिल्कुल इन लोगों की कैटेगरी में यहाँ पे शामिल हो जाएगा। और इसके अपने लोगों ने यहाँ पे जिसको यहाँ पे, ठीक है, चुना हुआ था, बड़ी, समझ रहे ना, बड़ी जो इच्छा से यहाँ पे चुना गया था कि जाएगा जीत के तो हमारे लिए कुछ कार्य करेगा, लेकिन वो चीज़ें हमें दिखाई हमें देती नहीं है। तो यही है समावेश और बहिष्करण त्रुटियों को कम करने के लिए। इससे क्या होगा यहाँ पे, तो जाति के अंदर यहाँ पे जो जाति है, जाति के अंदर यहाँ पे जो जाति है, इससे कुछ ही लोगों का फ़ायदा मिल पाता है, कुछ ही लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिल पाता है, खासकर जिनका सिलेक्शन हुआ रहता है, जो किसी न किसी बड़े राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसे जो उनके ही जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे समस्या आने लगती है। तो ये कुछ था यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो महत्व था जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया। तो यही है, लगभग 6-7 देखिए शॉर्ट नोट्स लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न होगा बिहार की राजनीति पर जाति का प्रभाव। वर्तमान में जातिगत जनगणना को लेके और बिहार की राजनीति पे अगर जातिगत मुद्दे पे बात नहीं हो तो फिर बिहार की राजनीति पूरी तरीके से कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। और इसीलिए वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ पे जब भी आपको इम्पैक्ट दिखाना है तो दोनों इम्पैक्ट आपको दिखाना होगा। पहला यहाँ पे हो जाएगा सकारात्मक प्रभाव और दूसरा हो जाएगा नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। और यहाँ पे चूंकि मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म पे यहाँ पे लिया हुआ है कि शॉर्ट नोट्स लिखना है, 12 या 14 नंबर का ये पूछा जाएगा, तो कोशिश करना है कि आप कम से कम शब्दों में जो भी आपका लॉजिक, जो भी यहाँ पे तर्क हो, बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। और यहाँ पे प्रभावशाली शब्दों का चयन करके, जैसे मैंने एक शब्द बोला कि कम से कम शब्दों में अपनी बातों को आप किस तरीके से बता पाते हैं, यही है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की खूबी, और तभी आपको एक अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव को लेके, तो देखिए बिहार की राजनीति पे और फिर बिहार के विकास को लेके एक बहुत बड़ा जो मिथक माना जाता है, इसे मैं मिथक ही बोलता हूँ, कि जो बिहार में जो जातिगत जो व्यवस्था है, जातिगत जो व्यवस्था है बिहार की राजनीति को
और बिहार के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। और प्रभावित कैसे करता है? बिल्कुल नकारात्मक तौर पे प्रभावित करता है। अर्थात सीधे सीधे यह आरोप लगा दिया जाता है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है यहाँ पे जाति। अब यही आपको डिफेंड करना है कि देखिए इस प्रक्रिया में यहाँ पे बिहार के विकास में सबसे बड़ी जो बाधा है ये जाति नहीं है, बल्कि जातिगत जैसे जो मुद्दे हैं बिहार के विकास में, बिहार के समाज में एक अहम रोल यहाँ पे प्ले करता है। यही आपको बताना है कैसे। तो बिहार में देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें तो जो भी यहाँ पे लोग हैं पूरी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई मामलों में बटे हुए भी नजर आएंगे। खासकर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जातिगत व्यवस्था की, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चतुर्थ वर्ण। तो यहाँ पे जो ऊपर के लोगों का जो अच्छा खासा यहाँ पे विकास हो चुका है या फिर विकास की प्रक्रिया में पूरी तरीके से वे लामबंद यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन नीचे के वर्ग के लोगों का यहाँ पे विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो बहुत ही गिने चुने लोगों का। अब ऐसे में यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या इसको हम लोग बिहार का विकास कहेंगे जिसमें कुछ ही वर्गों का विकास हुआ है, कुछ ही वर्णों का विकास हुआ है और नीचे के वर्गों का यहाँ पे विकास बिल्कुल नहीं हुआ है? तो समस्या होगा कि नहीं होगा, खुद आप सोच के देखिए यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो जातिगत जैसे जो चीज़ें हैं इसी को आधार बना के ये निचले तबका का लोग सत्ता में अपना अधिकार मांगता है कि हमें भी सत्ता में अधिकार चाहिए। और जब कोई इनको अधिकार मिलेगा तो बिहार में विकास होगा, इनकी आर्थिक गतिविधियाँ अच्छी होगी, सामाजिक गतिविधियाँ अच्छी होगी। इसके अलावा बिहार में राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बिहार में राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार इन दोनों ही मामलों में देखेंगे तो बिहार का इससे समग्र बढ़ावा होगा और पूरी तरीके से बिहार का विकास भी होगा। दूसरा हम लोग पॉइंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि बिहार में जाति की राजनीति में विभिन्न बहुमुखी नेताओं को यहाँ पे बढ़ावा देना। तो यहाँ पे दूसरा पोर्शन हो जाएगा जातिगत राजनीति में भागीदारी। जातिगत राजनीति में भागीदारी। अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए जो भी उच्च पद पर अभी तक लोग बने हुए थे, जिसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट जो जाति था उन्हीं का यहाँ पे बोलबाला था। लेकिन अब यहाँ पे जो समाज के जो निचले जाति के लोग थे, समाज में जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दलित हो गया या फिर यहाँ पे कमज़ोर जो जाति के लोग थे, कमज़ोर जाति के जो लोग थे, इन लोगों ने अपनी योग्यता के माध्यम से या फिर अपने लोगों के सहयोग के माध्यम से राजनीति में उच्च पद प्राप्त करना शुरू कर दिया। राजनीति में उच्च पद प्राप्त करना शुरू कर दिया और जब इनको पद भी मिल गया तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अपने लोगों की बात को रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि एक वोट बैंक का भी बहुत बड़ा जरिया होता है। तो अपने लोगों को यूनाइट करने का भी प्रयास करते हैं, जिसके वजह से इनकी जो जातिगत राजनीति में भागीदारी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, रामविलास पासवान का एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। जिन लोगों के द्वारा अगर देखा जाए तो दलित हो गया यार, पिछड़े तबके के लोगों का, खासकर दलितों का यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे कल्याण करने का प्रयास किया गया। उसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार में, ध्यान से देखते चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे मंडल की राजनीति को लेके। तीसरे नंबर पे हो जाएगा मंडल की राजनीति को लेके। अब इस मंडल की राजनीति को लेके मतलब क्या है यहाँ पे? तो देखिए 90 के दशक में, 90 के दशक में ये राजनीति अगर देखा जाए तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे शुरू हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में यह बिहार में बिल्कुल ही आपको हावी होते दिखाई देगा। और यही कारण है कि इस मंडल की राजनीति की वजह से देखेंगे तो बिहार में जो भी निचले जाति के जो लोग थे या फिर उस जाति के अंतर्गत जो दबे कुचले जो लोग थे, उनको यहाँ पे आगे आने का मौका मिला। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। कुर्मी हो गया, ध्यान रखिएगा, कुर्मी हो गया, यादव हो गया, मुस्लिम, यादव, मुस्लिम। अब
ये जो लोग थे बिल्कुल ये हाशिए पर खड़े थे, ध्यान रखिएगा। और बिहार की राजनीति में सवर्णों के एकाधिकार को ये लोग ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से, ठीक है, अपने आप को प्रेरित किया, इनके लोगों के द्वारा प्रेरित किया गया। और फिर बहुत हद तक इन लोगों के द्वारा सवर्णों के अधिकार को, ठीक है, कम करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। इसके अलावा वे राज्य के विकास में भी योगदान देने लगे। तो मंडल की राजनीति का भी काफ़ी एक अच्छा खासा रोल यहाँ पे माना जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो नकारात्मक प्रभाव भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि नंबर 1 हम लोग नकारात्मक प्रभाव की बात कर लें तो राजनीति का अपराधीकरण, ये आमतौर पे आपको देखने के लिए मिलता ही होगा। राजनीति का अपराधीकरण, बिहार यूपी में जातिगत समस्या इतनी अधिक है कि बिना देखिए गोला बारूद का कोई चुनाव सक्सेस वहाँ पे हो ही नहीं सकता है। तो राजनीति का अपराधीकरण, इसका सबसे बड़ा जो कारण है लिटरेसी रेट। देखिए साक्षरता दर कम होना, साक्षरता दर कम होना, शहरों का यहाँ पे कम होना, ये दोनों ही बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देखिए लिटरेसी रेट जब अधिक रहेगी ही नहीं तो फिर समस्या आएगी। सोचिए कोई भी आएगा बहला फुसला के फिर उसके वोट बैंक को यहाँ पे पैसों से खरीद लेगा, जाति के नाम पे खरीद लेगा, तो समस्या यहाँ पे बनी ही बनी रहेगी। और शहरीकरण नहीं होने की वजह से, देखिए शहरीकरण होने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को सीख रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जातिगत मुद्दा जैसी गतिविधियाँ होती नहीं हैं। जैसे दिल्ली बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बेंगलुरु बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसी जगहों पे देखेंगे तो व्यक्ति पूरी तरीके से अपने आप को ध्यान में रखते हुए सोचने का प्रयास करता है, एक बड़े स्तर पे नैरो माइंड से बिल्कुल यहाँ पे ऊपर उठते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या का कारण है। और इसके वजह से जो इनका चुनाव होता है, जो भी चुनाव होगा, वोट बैंक की राजनीति में यहाँ पे बदल जाएगा। अर्थात जनता के द्वारा जिसे भी चुना जाएगा वो इनके लिए एक ही मायने रखा गया कि वो अपना हो, अर्थात वो चोर हो, डाकू हो, बाहुबली हो, किसी प्रकार का हो, डजंट मैटर, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को चुनना है। तो ये चीज़ यहाँ पे कम से कम नहीं होना चाहिए। राजनीति में लोगों के द्वारा भी अगर चुन के अगर भेजा जा रहा है तो वैसे लोगों को भेजा जाए जो अपराधीकरण यहाँ पे ना हो, अपराधीकरण से मुक्त हो, क्योंकि वो गलत प्रक्रिया है। रॉन्ग ही यहाँ पे वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है, बल्कि पूरे समुदाय, पूरे कम्युनिटी के लिए यहाँ पे हो सकता है। और ये सबसे बड़ा नकारात्मक जो टर्म है आपको दिखाई देगा बिहार की राजनीति में। नेक्स्ट है यहाँ पे राजनेता और प्रशासकों के बीच गठजोड़। राजनेता और प्रशासकों के बीच गठजोड़, इस चीज़ को आप बखूबी फील भी कर रहे होंगे। अगर गांव वगैरह से होंगे आप लोग, छोटे मोटे शहरों से होंगे, तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि किस प्रकार से जो राजनेता लोग होते हैं, खासकर एमपी एमएलए, अभी के समय में तो मुखिया जी बहुत ही प्रभावशाली रोल प्ले कर रहे हैं। थाने में जाकर सेट हो जाता है मामला, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे हम लोग एसडीएम की बात कर लें, डीएम की बात कर लें, तो वहाँ पे बड़ी समस्या होती है। यहाँ पे जिला हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक, या यहाँ पे पंचायत स्तर पे सोचिए यहाँ पे जातिगत समीकरण कैसे बनता है कि अगर कोई यहाँ पे राजनेता है और कोई यहाँ पे प्रशासक है, कोई भी यहाँ पे प्रशासक है, जैसे पता लग जाएगा इस प्रशासक को कि भाई ये हमारी जाति से है, या फिर इस राजनेता को पता चल जाएगा कि प्रशासक हमारी जाति से है, तो समझिए कि 50% मामला वहीं पे सेट है। 60 गांठ बहुत जल्दी इनकी हो जाती है, 60 गांठ इनकी बहुत जल्दी हो जाती है। अर्थात एक होता है इंटरनल जो फीलिंग है, लगता है कि नहीं ये हमारा व्यक्ति है। तो ये सबसे बड़ी समस्या का कारण है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को अपनी यहाँ पे ड्यूटी करना चाहिए, राजनेता को भी और एक प्रशासक को भी सही को सही बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तीसरा है यहाँ पे लोकतंत्र के लिए, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र के लिए जाति व्यवस्था तो बिल्कुल ही यहाँ पे अभिशाप है। जाति व्यवस्था बिल्कुल ही आपको एक अभिशाप के रूप में दिखाई देगी, अभिशाप के रूप में दिखाई देगी। अब याद करिए वही बिहार का समाज है जहाँ पे लिच्छवी गणतंत्र जैसे, ठीक है, विश्व के सबसे प्राचीनतम गणतंत्रों में से जिसका उदय हुआ लिच्छवी गणतंत्र का, तो वहाँ पे भी उस समय लोग देखेंगे आप लोग, ठीक है, तो बिल्कुल ही उस समय अधिकतर मात्रा में देखेंगे तो
जो जातिगत व्यवस्थाएं फल फूल बिल्कुल इनिशियल लेवल पे यहाँ पे फल फूल रहे थे, लेकिन वहाँ पे योग्यता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था, योग्यता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। जैसे कि वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के दम पे किसी व्यक्तियों को यहाँ पे, ठीक है, अधिकार दिया जाता था, अधिकार दिया जाता था। ये नहीं कि जन्मजात वहाँ पे कोई जातिगत व्यवस्था चल रही है उसके आधार पे। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, क्योंकि जातिगत व्यवस्था लोगों में एक हीन भावना यहाँ पे पैदा करेगा, एक हीन भावना पैदा करेगा। लगेगा कि भाई हम ऊपरी जाति के हैं, ये निचली जाति का है, फिर मामला वहीं चला जाएगा, भारत एंशिएंट एरा में चला जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे ऊपर के लोगों के द्वारा नीचे के लोगों का यहाँ पे शोषण किया जाएगा। तो सोचिए क्या ये लोकतंत्र में कभी भी ये हो सकता है? या फिर अगर इस तरह की व्यवस्था है तो लोकतंत्र क्या यहाँ पे हो सकता है? तो स्वाभाविक सी बात है, समस्या यहाँ पे होना तय है। और अभी एक नया समीकरण आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कराया भी था कि अगर यहाँ पे देखिए कोई भी जाति है, कोई भी जाति, अगर सपोज करिए ऊपरी जाति का अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर चुनाव जीत गया, निचली जाति का यहाँ पे कोई चुनाव जीत गया, तब ये निचली जाति का व्यक्ति ये भी अपने लोगों को भूलने का यहाँ पे भरसक प्रयास कर रहा है और जाके ऊपर के लोगों से यहाँ पे गठजोड़ कर रहा है। छोटे स्तर पे हमें ये आमतौर पे दिखाई भी दे रहा है, बड़े स्तर पे भी कुछ पार्टियों का यहाँ पे नाम लेना सही नहीं है, लेकिन आपको अमूमन देखने के लिए आपको मिल जाएगा किस तरह का जो कहीं ना कहीं जो गठजोड़ हो रहा है। प्रयास तो अच्छा है, जातिगत मिथकों को यहाँ पे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इनका अपने लोगों से कट जाना ये सबसे बड़ी यहाँ पे ध्यान रखिएगा समस्या का कारण है। खासकर आपराधिक प्रवृत्तियों में अधिकतर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये था बिहार की राजनीति में जाति का किस प्रकार से इम्पेक्ट बढ़ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की भूमिका को पूरा डिटेलिंग करना है। अब यहाँ पे किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है सारा का सारा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि इंट्रो पार्ट में आप परिचय भूमिका के रूप से दिखा सकते हैं, बॉडी पार्ट में महिलाओं से संबंधित खासकर स्थानीय निकाय से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सारा का सारा डायमेंशन आप लोगों को कवर करना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिला आरक्षण को लेके जो स्थानीय निकायों में दिया गया है उसको आप थोड़ा बता दीजिए। उसके बाद से इसमें महिलाओं का महत्व क्या है, उसके बाद वर्तमान स्थिति क्या है, और महिला सशक्तिकरण से परे जाना। कुछ थोड़ा ये डिफरेंट ये टाइटल यहाँ पे है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा महिला सशक्तिकरण में एक सबसे बड़ी जो समस्या का जो कारण बन के आता है, पितृसत्तात्मक जैसी व्यवस्था तो और ऑलरेडी मौजूद है ही, लेकिन एक महिला का सबसे बड़ा जो दुश्मन महिला ही होती हैं यहाँ पे। तो थोड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बहुत सारी चुनौतियों का यहाँ पे महिलाओं का सामना करना पड़ता है, खासकर शहरी स्थानीय निकायों में। तो इन चुनौतियों को भी आपको दर्शाना होगा और लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा एक छोटा सा निष्कर्ष। तो चलिए आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाना है कि देखिए शहरी स्थानीय निकायों का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत, तो इसको यहाँ पे दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस चीज़ को यहाँ पे लाया गया था और इसमें राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को यहाँ पे सुरक्षित किया गया। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुरक्षित किया गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा भागीदारी को सुनिश्चित किया गया, इसका मतलब महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे लाया गया, आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे लाया गया। और अभी इसका, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि बहुत सारा जो टाउनशिप है, हम लोग बात कर ले नगर निगम की, नगर निगम या फिर नगर पालिका की बात कर ले, तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो कई शहरों की, कई स्थानीय निकायों की जो महिलाएं हैं बहुत अच्छा कार्य करते हुए भी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन इसका दूसरा जो पक्ष है आपको दिखाना है कि देखिए जो ये रिजर्वेशन जो दिया गया है 1/3 यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। सोचिए अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो राजनीति में फिर महिलाओं का प्रवेश बहुत डिफरेंट हो जाता, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। यहाँ पे राजनीति में महिलाओं का प्रवेश को लेके बहुत अधिक समस्या होता, लेकिन अब 1/3 सीट रिजर्व करने से यहाँ पे क्या हो गया कि सुनिश्चित हो गया कि इसमें
कोई भी आएगा लेकिन महिला ही आएगी यहाँ पे, ठीक है। और इस संदर्भ में अब धीरे धीरे होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता ही बदलता है। तो एक महिला को देख के दूसरे महिला में भी वो नारी सशक्तिकरण की भावना यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे जगने लग जाती है। तो कुल मिला के 1/3 रिजर्वेशन यहाँ पे देने से महिलाओं में, ध्यान रखिएगा, महिलाओं में राजनीति में प्रवेश को लेके यहाँ पे पूरी तरीके से वे आश्वस्त हो गई। इसीलिए यहाँ पे रिजर्वेशन जो है बहुत ज़रूरी है राजनीति में, अदरवाइज समस्या होगी ही होगी। अभी हम लोग बात करेंगे डेटा पे, तो आपको समझ में आएगा कि पूरे के पूरे संसद में, फिर राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जा रहा है, यहाँ पे एक और कारण हो सकता है लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए, और साथ में एक और चीज़ और था डीपीएसपी में, कल्याणकारी राज्य के लिए। डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई थी। तो लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के बहुत ही सामंजस्य शब्द है, एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है। चूँकि लोकतंत्र अगर मौजूद है तो वहाँ पे कल्याणकारी राज्य ये भी यहाँ पे होना चाहिए। अब ये थोड़े हैं यहाँ पे कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तहत ही पूरे की पूरी चीज़ों को चलाया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। चूँकि यहाँ पे मेल और फीमेल यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे राज्य को पूरी तरीके से मूर्त रूप देने के लिए, मूर्त रूप यहाँ पे देने के लिए सबका यहाँ पे सामाजिक विकास भी जरूरी है और आर्थिक विकास भी यहाँ पे ज़रूरी है। सामाजिक और आर्थिक विकास ज़रूरी है, और ये जब विकास तभी हो पाएगा जब इसमें कहीं न कहीं महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा, महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। और यही है शामिल करने का जो प्रयास है, देखा जाए तो ऊपर के लेवल से तो हम लोगों ने बहुत कम ही देखा हुआ है। संसद में, राज्यों की विधानसभा में, वहाँ पे रिजर्वेशन दिया भी नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे शुरुआती तौर पे निचले लेवल से यहाँ पे आरक्षण देने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और इसी से आपको समझना है कि चाहे हम लोग पंचायतों की बात कर लें, पंचायतों की, नगर निगम, नगर पालिका की बात कर लें, ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसमें सीटों का रिजर्वेशन कर दिया गया, अर्थात राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि शहरी स्थानीय निकायों में बिहार के महिला आरक्षण का क्या कंडीशन है, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, थोड़ा इसे देखने के प्रयास कीजिए, ठीक है। तभी देखिए हाल ही में बिहार में चुनाव भी हुआ है, तो नगर निगम का हाल ही में जो चुनाव हुआ है, नगर निगम का हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुआ है, उसमें देखेंगे यहाँ पे तो जो बड़े बड़े यहाँ पे, ठीक है, जो शहर वगैरह है बिहार के, खासकर वहाँ पे भी यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसमें डेटा की बात करें तो टोटल आपको देखने के लिए मिल जाएगा 9 नगर निगम, 9 नगर निगम में, जिसमें डिप्टी मेयर से लेके डिप्टी मेयर तक सीटों को रिजर्व किया गया। जैसे कि मेयर में देखेंगे तो यहाँ पे 3 जगह है, वो 3 जगह का नाम इम्पोर्टेंट है, जैसे कि भागलपुर, कटिहार, इसके अलावा हो जाएगा समस्तीपुर। सोचिए एक शहर में जो मेयर का जो पद है वो यहाँ पे महिला के लिए रिजर्व किया गया है। यहाँ पे 3 शहर है, भागलपुर, कटिहार और इसके अलावा समस्तीपुर। उसी तरीके से यहाँ पे डिप्टी मेयर यहाँ पे भी देखते चलिए, जैसे कि पटना हो जाएगा, आरा हो जाएगा, दरभंगा, बेगूसराय, बेतिया और यहाँ पे सासाराम। तो यहाँ पे कुल मिला के देखेंगे आपको तो 9 नगर निगम में यहाँ पे, ठीक है, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही जगह यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण यहाँ पे दिया गया, जिसके वजह से उनकी भागीदारी है पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षित हो पाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का यहाँ पे महत्व क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि पूरा का पूरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राज्य या राष्ट्रीय स्तर की तुलना में, राष्ट्रीय स्तर की तुलना में यहाँ पे देखेंगे तो स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी आपको अधिक देखने के लिए मिल जाएगी। जो फीमेल की जो भागीदारी है यहाँ पे अधिक देखने के लिए मिलेगी। क्यों देखने के लिए मिलेगी? राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे क्यों देखने के लिए नहीं मिलती है? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे कि रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है।
और अभी भी मैं बार बार बोलता हूँ कि भारत का जो पितृ सत्तात्मक जो चेहरा है अभी भी इनको जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो यही कारण है कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी अभी अधिक देखने के लिए मिलती है। अब अधिक देखने के लिए मिलती है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि राजनीति का विकेंद्रीकरण हो रहा है, राजनीति का विकेंद्रीकरण हो रहा है। अर्थात यहाँ पे मेल को तो पहले से अधिकार है, फीमेलों को भी यहाँ पे अधिकार देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके वजह से एक जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है पूरी तरीके से पटल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी हम लोग यहाँ पे बात कर ले स्थानीय सरकार को लेके, स्थानीय सरकार को लेके। तो स्थानीय सरकारों में यहाँ पे देखिए तो महिला आरक्षण, बार बार इसी की चर्चा मैं करूँगा आज। महिला आरक्षण की जब यहाँ पे बात की जा रही है तो महिला इसमें बखूबी अपनी कई जगहों पे जिम्मेदारी भी निभाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिम्मेदारी भी निभाती हुई दिखाई दे रही है। अपनी क्षमताओं को यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि बहुत सारा जो महिलाओं पे आरोप लगता है, जैसे कि आरोप लगता है इस पुरुष सत्तात्मक समाज के द्वारा, पुरुष सत्तात्मक समाज के द्वारा कि जो महिलाएं हैं पूरी तरीके से शारीरिक हो गया या फिर मानसिक या बौद्धिक, इन तीनों ही दृष्टिकोणों से देखें यहाँ पे तो पुरुष सत्तात्मक समाज के द्वारा यह आरोप लगाया ही जाता है कि महिलाएं हर मामले में यहाँ पे कमज़ोर होती हैं। अब इससे क्या हो रहा है, स्थानीय सरकार में जब उनको रिजर्वेशन यहाँ पे दे दिया गया, 1/3 दे दिया गया, महिलाएं आ रही हैं तो अपने आप को यहाँ पे क्या कर रही है, प्रूफ कर रही हैं। प्रूफ करने का मतलब है यहाँ पे कि पुरुष सत्तात्मक समाज को यहाँ पे चुनौती देना, और पुरुष सत्तात्मक समाज इनको हमेशा ही देखेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो उनका जो दृष्टिकोण होता है एक इक्वालिटी का भाव यहाँ पे दर्शाते हुए आपको नहीं दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं भी एक समस्या का यहाँ पे कारण है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे महिला सीटों को लेके, महिला सीटों को लेके थोड़ा इससे भी आपको देखने का प्रयास कीजिए। देखिए स्वतंत्रता के बाद से ही अगर देखा जाए, स्वतंत्रता के बाद से यहाँ पे देखा जाए तो राजनीतिक दल में जो महिलाओं की भागीदारी है लगभग नाम मात्र की आपको दिखाई देगी। और यही तो कारण है कि इतने दिनों से तो पुरुष समाज के द्वारा ही यहाँ पे देश को चलाने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें महिलाओं की भागीदारी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उतना से तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि जनसंख्या जो प्रतिनिधित्व है, जो यहाँ पे रेशियो है महिलाओं का, वो तो लगभग पुरुषों के बराबर ही है यहाँ पे। तो उतनी यहाँ पे राजनीति में भागीदारी यहाँ पे नहीं मिलती है, और इसीलिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा समस्या का कारण होता है कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने में अभी भी क्या हुआ है, ये पूरा यहाँ पे विफल रहा है। कई सारी राजनीतिक पार्टियां भी देखिए यहाँ पे तो पूरी तरीके से यहाँ पे विफल रही है, जिसकी वजह से अभी भी कई सारे पार्टी के जो लोग हैं महिलाओं को यहाँ पे सीट नहीं देते। ध्यान रखिएगा, महिलाओं को यहाँ पे सीट नहीं देते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए ये समस्या का कारण यहाँ पे रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है शहरी स्थानीय निकायों में वर्तमान स्थिति को थोड़ा सा देख लीजिए। पूरा ओवरऑल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एक आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, अंतर संसदीय संघ, अंतर संसदीय संघ मतलब इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे भारत में एक संसद है तो वैसे ही पूरे विश्व का, ध्यान रखिएगा, जो पूरे विश्व का जो भी इसके मेंबर हैं यहाँ पे राष्ट्रीय संसदों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में समझ सकते हैं। राष्ट्रीय संसदों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। ठीक है, इसमें देखा जाए तो जो कुल सदस्य का इसमें भी इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ 14.4% ही महज इसमें क्या है, महिला प्रतिनिधित्व है। वहीं अगर भारत में हम लोग बात करें संसद की तो संसद में ये आंकड़ा आप देखेंगे तो बेहद ही सिमट के रह जाएगा 10.5% के आसपास। अभी तक मैक्सिमम कुल मिला के यही है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें वर्तमान में जो सरकारें जो चल रही है, जैसे कि 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ इसमें लगभग 40.6% महिलाओं की भागीदारी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं हम लोग बात करें विधानसभाओं की
विधानसभा की यहाँ पे बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे 9% ही आपको प्रतिनिधित्व होता हुआ दिखाई देगा। और यही कारण है कि जो रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर, ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें देखेंगे तो बहुत ही माने जो भागीदारी है यहाँ पे महिलाओं की बहुत अच्छी खासी यहाँ पे नहीं मानी जा रही है। और इसके वजह से जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है बहुत पीछे होता हुआ दिखाई देगा। 140 रैंक है महज 156 देशों में। सोचिए 140वें नंबर में है, तो कहीं न कहीं अभी भी भारत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेके, उनके अधिकारों को लेके अभी भी उनको, ठीक है, कहीं न कहीं सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे तो लोग बात कर लेते हैं महिला सशक्तिकरण से परे जाना। अब यहाँ पे थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि महिला सशक्तिकरण से परे जाना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। ULB का एग्जाम्पल लीजिए, अर्बन लोकल बॉडीज। इसमें देखेंगे तो ये माना जाता है कि महिला सशक्ति और लैंगिक न्याय से कहीं अधिक हो जाता है इसमें इनका प्रतिनिधित्व लेके। और जो प्रतिनिधित्व यहाँ पे जो भी महिलाएं यहाँ पे कर रही है वो अपने अधिकारों का निर्वहन सही से कर रही है कि नहीं कर रही है। अर्थात बोला जाता है ना कि एक महिला अगर यहाँ पे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है तो बाकी अन्य महिलाओं को जागरूक करेगी, बाकी अन्य महिलाओं को उनके अधिकारों को दिलाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समस्या है, इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ULB में यहाँ पे आरक्षण के उद्देश्य को बड़े तस्वीर से देखा जाना चाहिए, बड़े तस्वीर से यहाँ पे देखा जाना चाहिए। अर्थात नारी सशक्तिकरण या फिर लैंगिक न्याय से कहीं ऊपर यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये बड़ा स्तर यहाँ पे क्या होगा तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। महिला केंद्रित मुद्दों पर, महिला केंद्रित मुद्दों पर अधिक ध्यान, महिला केंद्रित मुद्दों पर अधिक ध्यान। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि देखिए जो भी स्थानीय स्वशासन में जिस किसी महिला को जो कि आरक्षण के माध्यम से ही अगर उसको चुना जा रहा है या फिर ऐसे भी अगर चुना जा रहा है, तो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या क्या है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्हीं महिलाओं के द्वारा, सोचिए इन्हीं महिलाओं के द्वारा दूसरी महिलाओं पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या का क्या कारण है। इसीलिए मैंने बोला था शुरुआत में, एक महिला का जो सबसे बड़ा दुश्मन इसीलिए एक महिला को ही माना जाता है। क्योंकि एक महिला अगर यहाँ पे नारी सशक्तिकरण से अगर प्रभावित हो रही है तो उसको भी ज़रूरत है कि वो दूसरी महिलाओं को यहाँ पे उसको, ठीक है, उस मुहिम से जुड़ने का प्रयास करे। एक बार इसको जो अधिकार मिला वो इस अधिकार को बाकी और महिलाओं को दिलाने का प्रयास करे, लेकिन अमूमन ऐसा आपको होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है वही है महिला सशक्तिकरण से परे जाने को लेके। इसके अलावा तीसरा यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आवश्यक सेवा तक आसान पहुँच, आवश्यक सेवा तक आसान पहुंच को लेके। जैसे इसमें होता है जैसे कि घरों से या फिर कार्यस्थल तक, आवास या फिर सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के लिए देखिए सबसे बड़ी समस्या होती है जो भी यहाँ पे कर्मचारी होते हैं। और एक ऐसे कर्मचारी, महिला जो कर्मचारी होते हैं, इनके साथ काफ़ी अधिक यहाँ पे समस्या होती है। और ऐसे में पुरुष तो यहाँ पे चले जाते हैं या फिर उनके लिए अगर कोई अल्टरनेट व्यवस्था भी अगर किया जा रहा है तो इस मामले में इन महिला कर्मचारियों के लिए पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे भी, ठीक है, अपने ऑफिस तक या फिर जो भी सार्वजनिक कार्यालय तक पूरी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, सुरक्षा के साथ पहुँच सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं प्रॉक्सी उम्मीदवार के रूप में भागीदारी। ये देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सीधा सा मतलब एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे अपने पंचायतों वगैरह में कि मुखिया जो महिला होती है यहाँ पे, वो, ठीक है, अपने पति के नाम से ही यहाँ पे जाना जाती है। सोचिए एक जो मुखिया है
अगर वो चुनाव अगर जीत जा रही है, चुनाव अगर वो जीत जा रही है, तो पूरा का पूरा जो उसका कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, उसका कार्य है, सब उसके पति के नामों से यहाँ पे जाना जाता है। सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए ये साक्षात यहाँ पे देखा जाए तो ठीक है, 73वां संविधान संशोधन का 74वां संविधान संशोधन का गला घोटा जा रहा है, जिसमें अगर महिला की राजनीति में अगर भागीदारी को यहाँ पे ठीक है, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा रहा है, तो वे अपने अधिकारों के दायित्वों के प्रति पूरी तरीके से कार्य करने के लिए ठीक है, कहीं न कहीं उनमें कमी दिखाई दे रहा है, और ये अभी भी कहीं न कहीं समस्या ही है। तो प्रॉक्सी इसका मतलब यही होता है ठीक है, कि उसके जगह कोई दूसरे हाजिरी लगा के चला जाए, और ये होता कौन है, तो मुखिया पति जिसे बोला जाता है ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है। वहीं स्थानीय स्वशासन, स्थानीय निकायों में भी आप नगर पालिका, नगर निगम का जो चुनाव होता है उसमें भी आप शामिल कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत होना होगा, अधिकारों के प्रति जागृत यहाँ पे होना होगा। क्योंकि एक महिला, ध्यान रखिएगा, एक महिला अगर यहाँ पे पूरी तरीके से राजनीतिक गतिविधियों में चुनी जाती है, तो इस एक महिला को लेके यहाँ पे कई सारे महिलाएं इसको फॉलो कर सकती है, इसको मान सकती है। तो इसकी भी जिम्मेदारी है कि इन लोगों के मोटिवेट करे, इनको मोटिवेट करे यहाँ पे, और इनको भी राजनीतिक गतिविधियों में इनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करने का ये प्रयास करें। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ चुनौतियों की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे देखिए चुनौतियाँ इनके समक्ष आती ही आती है। तो पहला जो चुनौती इनके सामने जो होती है ठीक है, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे पहला जो चुनौती होती है यहाँ पे कि कई बार देखेंगे ना यहाँ पे, तो जब चुनाव होता है, जब यहाँ पे चुनाव होता है तो इस चुनाव में पता ही नहीं चलता है, अगर कोई भी महिला प्रतिनिधि, सपोज करिए यहाँ पे चुनाव होता है, कोई भी अगर महिला प्रतिनिधि अगर खड़ा हो रही है, अगर वो सपोज करिए जीत गई, जो अधिकतर केसेज में अगर आप देखेंगे तो महिलाएं यहाँ पे ठीक है चुनाव में पार्टिसिपेट तो करती है, लेकिन वो हार जाती है। लेकिन अब इस महिला की जो भागीदारी है ये यहाँ पे पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पाती है, और सबसे बड़ी समस्या का कारण है। इसीलिए यहाँ पे पहला जो चुनौती के रूप में आप समझ सकते हैं, इनका मतदान प्रतिशत जाना जाए, मतदान प्रतिशत यहाँ पे जाना जाए। जैसे आमतौर पे तो आज ये पता लगा ही लिया जाता है, विधायी चुनावी का जो उपयोग करके आसानी से ठीक है पता लगाया जा सकता है किस महिला की यहाँ पे लोकप्रियता कितनी है, तभी तो इसको आने वाले दिनों में ठीक है मैंने इसको जिताया जा सकता है, जीते जाने की इसकी पूरी तरीके से ठीक है एक उम्मीद लगा रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी चुनौतियाँ हैं, जैसे कि प्रशिक्षण का अभाव। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पे नगर पालिका का प्रशासन संबंधित प्रशिक्षण का अभाव, क्योंकि यहाँ पे समस्या ही है, महिलाओं में ऑलरेडी लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, खासकर बिहार में तो और ही अधिक कम है। तो वैसे में अगर उसको प्रशासन से संबंधित जानकारी नहीं रहेगी तो फिर वो महिलाएं सही तरीके से इस प्रशासन को पूरी तरीके से चला नहीं पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे नियम विनियमों का बहुत अधिक ज्ञान नहीं, नियम या विनियमों का ज्ञान नहीं, ये भी एक समस्या का कारण है। कुछ और भी समस्या हैं, जैसे कि जो यहाँ पे शहरी मुद्दा हो गया, शहरी मुद्दा, या फिर जो नागरिक संबंधों से जो मुद्दा होता है। अब यहाँ पे इसकी जो जटिलता होती है या फिर इसकी अनभिज्ञता के कारण ये इसे सॉल्व नहीं कर पाती है, ये भी एक समस्या का कारण है। इसके अलावा यहाँ पे शहरी सेवा वितरण प्रणाली को लेके यहाँ पे भी एक ज्ञान का अभाव झलकता है। ज्ञान का अभाव यहाँ पे भी आपको झलकता हुआ दिखाई दे देगा। इसके अलावा यहाँ पे जो महिला समर्थन आप कह सकते हैं, महिला समर्थन की कमी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके अलावा जो भी वरिष्ठ पुरुष
पुरुष होते हैं, यहाँ पे भी इन लोगों के समर्थन की कमी आपको दिखाई देगी। खासकर जब एक यहाँ पे ठीक है महिला जो है यहाँ पे स्थानीय स्वशासन स्थानीय निकाय में जब वो मेयर बन जाती है, डिप्टी मेयर बन जाती है, या फिर जो भी पद होता है अगर उसको मिल जाता है तो वो अपने वो दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाती है, जो सबसे बड़ी समस्या का कारण है। जैसे कि कुछ समस्याओं को मैंने चुनौती के रूप में दिखा दिया। अब उसके बाद से फाइनली आपको यहाँ पे निष्कर्ष लिखने का प्रयास करना है। देखिए अब निष्कर्ष में आपको पूरा ठीक है चेक एंड बैलेंस के रूप में आपको दिखाना होगा कि देखिए किसी भी राष्ट्र में यहाँ पे ठीक है महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करने के लिए, किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करने के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी बहुत ज़रूरी है। उनकी राजनीतिक भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जब तक कि राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी तब तक तो फिर वो राष्ट्र का निर्माण, फिर राष्ट्र निर्माता के रूप में कभी भी उनको अधिकार नहीं मिल पाएगा। अर्थात पुरुष सत्तात्मक समाज का हमेशा दबाव बना ही बना रहेगा। और यहाँ पे जब भारत की बात आती है तो देखिए यहाँ पे भारत में महिलाओं का जब भी यहाँ पे जिक्र होता है तो पूरी तरीके से एक शक्ति के रूप में देवी देवतियों से आप चर्चा कर सकते हैं, मतलब उससे कोरिलेट कर सकते हैं। शक्ति या फिर बलिदान के मॉडल में प्रस्तुत किया जाता है, बलिदान के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब इनको अधिकार देने की बात आती है तो फिर पुरुष सत्तात्मक समाज का ध्यान रखिएगा, पुरुष सत्तात्मक समाज का डुअलिज्म चेहरा आपको दिखाई देगा। डुअलिज्म चेहरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक वास्तविक चिंता का कहीं न कहीं ये विषय रहा है। इसके बाद यहाँ पे चूँकि स्थानीय स्वशासन हम लोग बात कर रहे थे, ELB का जिक्र कर देना, अर्बन लोकल बॉडीज़ का, कि यहाँ पे बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है इन महिलाओं के लिए भी कि लैंगिक न्याय, मैंने सब बता दिया है, या फिर नारी सशक्तिकरण से ऊपर उठ के ये लोग पूरी तरीके से अन्य महिलाओं को आगे बढ़ाने के लोग कोशिश करें, आगे बढ़ाने को लेके कोशिश करें, तभी जाके चाहे वो पंचायत स्तर की बात करें, शहरी स्तर की बात करें, वहाँ पे उनकी ठीक है जीवन शैली में उनका पूरी तरीके से विकास हो पाएगा, उनका सुधार हो पाएगा। लेकिन चूँकि यहाँ पे एक महिला है स्थानीय स्वशासन में, तो एक महिला होने के नाते दूसरे महिला का पूरा यहाँ पे सपोर्ट इसे करना ही चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के यही सारी बातें हैं। इतना आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आप लोग फीडबैक देते रहें। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट हम लोग इसका देख लेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन BPSC के द्वारा 38 नंबर का पूछा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।